क्लास 12 के विद्यार्थियों, आज हम बायोलॉजी की लेसन नंबर 35 मेंडल आनुवंशिकता के नियम। यहाँ आनुवंशिकता, सबसे पहले हम आनुवंशिकता पर चर्चा करते हैं, फिर इसी क्रम में आगे हम देखेंगे मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित नियम बनाए, जिसे मेंडलवाद भी या मेंडलिज्म भी कहा गया। इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। आनुवंशिकता, सजीव सभी जानते हैं क्या होते हैं, और सजीव में पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी कैटेगरी आते हैं। सजीवों में यह एक विशेष लक्षण है कि ये अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करता है। इसमें एक जनक होता है और जनक से संतति। ये जनक, या हम इसे क्या कह सकते हैं, पेरेंट। आनुवंशिकता का मतलब है कि सजीवों में, और जनन की प्रक्रिया भी 3 टाइप होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक और कायिक। जिसमें लैंगिक जनन के दौरान जनक से या माता पिता से अपनी संतति या उनकी संतान में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, और ये लक्षण जो माता पिता से अपनी संतान में पहुंचते हैं, ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं, और ये प्रोसेस है क्या कहलाती है, आनुवंशिकता या हेरिडिटी। आनुवंशिकता यानी जनक या माता पिता से संतति में पहुंचने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आगे से आगे चलते हैं, पहुंचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता है, यह शब्द किसने दिया था, स्पेंसर ने। इसी से विज्ञान की एक शाखा बनी, जिसका क्या नाम हुआ, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब है कि विज्ञान की या बायोलॉजी या जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आनुवंशिकता और यानी जीवों में पाई जाने वाली आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का, वेरिएशंस, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, आनुवंशिकी। ये क्या है, एक विज्ञान की, जीव विज्ञान की शाखा। और आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, बैटसन। किसने दिया, बैटसन ने। विभिन्नताएं क्या है, विभिन्नताओं का यहाँ हम ये मतलब लेते हैं, जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं हैं कि सजीवों में या लैंगिक जनन के दौरान जीवों में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय, जीन विनिमय के दौरान उसमें लक्षणों का आदान प्रदान होता है, उससे उनकी संतान में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं। जीन विनिमय ये कब होता है, लैंगिक जनन के दौरान। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जीन या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता है इसकी जो रासायनिक, जो इसको कंट्रोल करने वाले हम जैसे शब्द देखते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ। और आनुवंशिक पदार्थ हमारे लिए क्या है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड में DNA, RNA। यानी आनुवंशिकता को कंट्रोल करने वाला जो मेन केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक पदार्थ है, वो क्या है, DNA, RNA, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल है, इसके 2 प्रकार होते हैं, DNA और RNA। DNA, RNA। इसी के साथ इसमें आनुवंशिकता की बात हो गई यहाँ, और इसमें आपको बताना था एक आनुवंशिकी आ गई है, जीन विनिमय।
कि सजीवों में जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं, वैसे सभी सजीवों में जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, हाथी है, चूहा है, सभी सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, ये गुणसूत्र हैं। गुणसूत्रों के कारण ही, गुणसूत्रों के संयोजन से ही नई संतति का निर्माण होता है और इन गुणसूत्रों से ही माता पिता पेरेंट के लक्षण उनके संतति में ट्रांसफ़र होते हैं। मनुष्य की बात कर रहे हैं, इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। टोटल हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र। पेरेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल, माता और पिता, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, दोनों में समान, और 23वें जोड़े का गुणसूत्र क्या होता है, अलग अलग। तो ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र कहाँ होते हैं, जीन का भाग होते हैं। इन गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और जीन है, यह क्या होता है, जीन डीएनए का एक खंड या भाग होता है और डीएनए में ही हमारी क्या होती है, आनुवंशिक सूचनाएं होती है। डीएनए में ही हमारी आनुवंशिक सूचनाएं होती है। और इस प्रकार जो जीन विनिमय के दौरान है, अगर कोई जीन है उत्परिवर्तन की घटना हो जाए या जीन है उनके जीन विनिमय जब क्रॉस ओवर होता है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आकर उनमें आदान प्रदान होता है, उस समय अगर कोई एक लक्षण हो सकता है कम हो जाए, कोई अच्छा लक्षण बढ़ जाए। हम देखते हैं किसी जो शिशु बच्चे हैं उनमें वर्णांधता होती है, हीमोफीलिया रोग है, ये सारे क्या होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। इस प्रकार ये सारे जो लक्षणों का जो अध्ययन है, ये क्या कहलाता है, हमारा आनुवंशिकी कहलाता है, क्योंकि ये पूरी एक विज्ञान की, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके दौरान हम आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना है मेंडल। मेंडल हमारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बहुत वर्षों पहले ही पता लगाया, बहुत प्रयोग भी किए, लेकिन इनकी जो खोज है उसको यानी पब्लिसिटी कब मिली, उनकी मृत्यु के बाद। और उसमें भी 3 वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान था। ह्यूगो डिवरीज है, कार्ल कोरलेंस है और एक और वैज्ञानिक है इसमें, एरिक वॉन शेरमान। ये 3 वैज्ञानिकों ने बाद में आनुवंशिकी पर अध्ययन किया, तो उनके भी प्रयोग मेंडल के प्रयोगों के तरह ही थे। तो इसमें आगे हम अब देखते हैं, कुछ शब्दावली है, देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे नियम। जीन, इसे कारक या फैक्टर भी कहते हैं। यह क्या होता है, लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार कारक होता है जीन। और हम अभी हमने आपको बताया यह किसका एक भाग होता है, डीएनए का एक भाग होता है। और इसी के द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं या जनक पीढ़ी से लक्षणों का स्थानांतरण होता है। फिर हम थोड़ी सी चर्चा पहले किस पर करते हैं, मेंडल के जीवन परिचय पर। मेंडल, इनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 चेकोस्लोवाकिया के शहर या गांव में एक माली परिवार में हुआ। इन्होंने फिर 1842 में दर्शन शास्त्र पर 2 साल का कार्य किया। फिर 1854 से 64 तक 10 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य के साथ ही उद्यान मटर पर प्रयोग किए। उद्यान मटर, किस पौधे पर प्रयोग किए मेंडल ने अपने, उद्यान मटर पर प्रयोग किए। इससे पहले ये यहाँ ब्रून शहर में
पादरी, चर्च में पादरी भी बने, जहाँ इन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली। क्या मिली? ग्रेगर की उपाधि। इन्होंने मटर के पौधे पर काफ़ी प्रयोग किए और काफ़ी वर्षों तक किए। इससे जो इन्होंने प्रयोग से जो परिणाम निकाले, जो यानी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तैयार किया, इस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यहाँ इन्होंने अपने प्रयोग को, जो प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त हुए, उस रिपोर्ट को यहाँ इन्होंने सबमिट करवाया, डिपॉजिट करवाया। इसके बाद 1866 में वार्षिक पत्रिका में पादपों में संकरण के प्रयोग से, इस टॉपिक के नाम से, इनके जो प्रयोगों के जो परिणाम थे, उसे इस शीर्षक के नाम से इस पत्रिका में प्रकाशित भी किया गया। लेकिन उस समय तक आनुवंशिकी केवल मेंडल ने ही इस बारे में चर्चा की थी, अभी तक और कहीं से कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए इनके नियमों को, इनके जो आनुवंशिकता के नियम हैं, उनके जीवित रहने तक जीवन में सफलता नहीं मिली। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, जैसे अभी हमने चर्चा की थी, ह्यूगो डीवरीज, कार्ल कोरेंस और एक है शेरमैन। तीनों वैज्ञानिकों के सहयोग, इन्होंने भी आनुवंशिकता पर जब कार्य किया, मेंडल के जैसे ही परिणाम प्राप्त हुए, इसलिए इन्होंने मेंडल के प्रयोगों को ही दोबारा प्रकाशित किया या प्रकाश में लाए। ये 1900 में इन्होंने दोबारा मेंडल या आनुवंशिकता पर कार्य शुरू किया। ये है मेंडल का जीवन परिचय। अब हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं या शब्दावली है। जैसे इसमें हम बार बार एक शब्द देखेंगे, युग्म विकल्पी या एलील। युग्म विकल्पी या एलील। मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किया। मटर के इन्होंने 34 विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी का मतलब है कि एक लक्षण में, जैसे लंबे पौधे का अलग अलग 2 गुण हैं, एक लंबा पौधा है, बोना है, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ है, अग्रस्थ है, बीज का रंग, फली का रंग, इस प्रकार 34 लक्षणों पर कार्य किया, जिनमें से 7 महत्वपूर्ण लक्षण इन्होंने अलग से, यानी जिन पर इन्होंने बहुत विशेष चर्चा की। तो अब हम यहाँ एलील की बात करते हैं कि जब कोई एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप हों, किसी एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप हों, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एलील्स या युग्म विकल्पी। एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप क्या कहलाएंगे? युग्म विकल्पी या एलील। जैसे हम बात करें पौधे का लंबेपन कैपिटल टी और बोनापन स्मॉल टी, तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलील्स। इसी प्रकार आगे तीसरी परिभाषा हम देखेंगे, समयुग्मजी। दूसरी हमने यहाँ क्या देखी? युग्म विकल्पी। और तीसरी परिभाषा हम क्या देख रहे हैं यहाँ? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 विपर्यासी रूप अगर समान हैं, जैसे हम पौधे के लंबेपन की बात कर रहे हैं, तो लंबा है तो इसके ये रूप क्या कहलाएगा? समयुग्मजी। अगर बोना है तो ये रूप क्या कहलाएगा? ये भी समयुग्मजी। दोनों एलील्स अगर समान हैं, युग्म विकल्पी समान है, तो क्या कहलाता है? समयुग्मजी। इसी प्रकार विषम, विषम का मतलब दोनों अलग अलग, विषम का मतलब क्या होगा? दोनों
अलग अलग। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों विपर्यासी रूप अलग अलग हों तो ये क्या कहलाएगा? विषम युग्म जी। इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें प्रभावी लक्षण और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण, जब भी हम आगे संकरण करवाएंगे, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में हमें शो हो या दिखाई दें या खुद को अभिव्यक्त करें, F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करें, तो वो लक्षण क्या कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण। और ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में शो या अभिव्यक्त न हो तो क्या कहलाएंगे? अप्रभावी लक्षण। फिर आगे इसी में हम देखते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का क्या मतलब है कि जब हम दो जनक ले रहे हैं, जैसे A और B दो पेरेंट हैं, दोनों में जब हम संकरण करवाएंगे तो जो पहला संकरण है उससे प्राप्त ये रिजल्ट क्या कहलाता है? F1 पीढ़ी। क्या कहलाता है? F1 पीढ़ी। इस प्राप्त परिणाम से आगे जब हम फिर क्या करवाएं? स्वपरागण करवाएं। क्या करवाएं? स्वपरागण। इससे जो आगे हमें रिजल्ट मिलेगा, जो रेशो प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? F2 पीढ़ी। क्या कहलाएगा? F2 पीढ़ी। या F1 यानी जब हमने दो जनक पौधे यानी एक मेल होगा और एक फीमेल, दोनों को आपस में लिया और उनमें जब पहला संकरण करवा रहे हैं और उस संकरण का जो परिणाम रिजल्ट मिलेगा वह क्या कहलाएगा? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का ही अगर स्वपरागण करवाया जाए, यानी उसी पौधे का आपस में ही दोनों का स्वपरागण करवाया जाए, तो क्या मिलेगी हमें? F2 पीढ़ी। दो परिभाषा ये होगी। इसी के साथ हमें एक और ध्यान रखना है। एक तो आता है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और एक होता है द्विसंकर संकरण। यदि एक बार हम संकरण करवा रहे हैं और संकरण में केवल एक ही लक्षण को लेते हैं तो वह ऐसा संकरण तो क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण। द्विसंकर का मतलब कि हम दो लक्षण लें, जैसे मटर के पौधे के 7 विपर्यासी हमने लक्षण देखे, केवल अगर एक लक्षण जैसे पौधे की लंबाई का लंबापन और बौनापन है, इन दो युग्म विकल्पियों को लेकर जब हम संकलन करवा रहे हैं, यानी एक जनक तो हमारा हो गया ये लंबापन A जनक और एक हो गया ये, इन दोनों में हमने संकरण करवाया, तब तो क्या कहलाता है? ये एक संकर संकरण। यदि हम एक साथ दो लक्षण लें, द्विसंकर संकरण, जैसे हम कह दें बीज का रंग और बीज की आकृति, दो लक्षण है, दोनों को जब हम लेकर उसका संकरण करवाते हैं तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। और दोनों ही संकरण की प्रोसेस में दोनों के अनुपात रेशो अलग अलग आएंगे। इसी के साथ अब एक और बात यहाँ पढ़ते हैं हम कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। उद्यान मटर पर इन्होंने कार्य किया। उद्यान मटर है, इसका वानस्पतिक नाम तो होता है बच्चों पाइसम स्टाइवम। अभी इसको क्यों चुना? इसके कुछ 4 लक्षण हैं, जैसे कि मटर का पौधा है, इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। मटर के पौधे को हम उद्यान यानी बगीचे में जो कम जगह में भी हम इसे प्रयोग कर देख सकते हैं। और मटर का पौधा क्या होता है? द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। अब द्विलिंगी आप समझते हैं, द्विलिंगी का मतलब है कि एक ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर भाग जिसे हम मेल कहते हैं और एक स्त्री केसर भाग जिसे हम फीमेल या मादा जनक कहते हैं, दोनों यदि एक ही पुष्प में उपस्थित हैं तो क्या कहलाता है ऐसा पुष्प? द्विलिंगी पुष्प। तो यह कैसा पुष्प है? द्विलिंगी। तो इस पौधे में स्वपरागण तो अपने आप हो ही सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये पहले क्या है? द्विलिंगी है। लेकिन अगर हमें परपरागण भी करवाना हो तो परपरागण के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पौधे का जो पुंकेसर भाग है उसे हम कटिंग कर अलग कर सकते हैं, और यानी स्वपरागण की प्रोसेस रुक जाएगी और इसमें आसानी से परपरागण हो सकता है। और जो पुंकेसर भाग को हम काटते हैं, अलग करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? विपुंसन। क्या कहते हैं इसे? विपुंसन। तो ये है मटर के पौधे की विशेषताएं कि मटर के पौधे का इन्होंने क्यों चुनाव किया। एक बार और सुनिए आप कि मटर के पौधे का जीवन काल बहुत छोटा होता है। मटर के पौधे को बहुत ही कम जगह में आसानी से उगाया जा सकता है।
यह द्विलिंगी पुष्प होता है। और यहाँ 2 शब्द हो रहे हैं, स्वपरागन और परपरागन। पहले तो आप परागन देखो, परागण क्या होता है पहले तो ये बताती हूँ, फिर आपको बताएंगे स्व और परपरागन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, परागण, हम पुष्प की बात करें तो किसी भी पुष्प में ये होता है पुंकेसर भाग, इसे कहते हैं पराग कोश, और ये होता है पुतंतु। इस पराग कोश में यहाँ क्या बनते हैं, ये पराग कण। ये भाग होता है स्त्री केसर। कैसा भाग होता है, स्त्री केसर। पुष्प के पुंकेसर या हम इसे कहते हैं नरजनक, और इसे क्या कहते हैं, मादा जनक। तो पुष्प के नरजनक या पुंकेसर से पराग कणों का वर्तिका तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, परागण। अब स्व और पर, स्व का मतलब है कि एक ही पौधे में ये दोनों भाग एक साथ उपस्थित हों। एक ही पौधे में ये दोनों भाग यदि एक साथ उपस्थित हों तो यहाँ से परागकण यहाँ पहुँचते हैं। ये तो प्रक्रिया क्या हो गई, स्वपरागण। लेकिन एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प की वर्तिका या दूसरे पौधे की वर्तिका तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, परपरागण। अब देखते हैं हम आगे। ये सारी शब्दावली हो गई यहाँ तक, और ये हमारे पास हो गया परागण। अब है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इसमें हम 3 नियमों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला होगा प्रभाविता का नियम, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, या हम इसका एक और नाम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, इसी को ही क्या कहते हैं, मेंडलवाद या मेंडलिज्म। इसी को ही क्या नाम दिया जाता है, मेंडलवाद। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी के पिता भी कहते हैं। आनुवंशिकी के पिता तो कौन है यहाँ, ये ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता। अब ये 3 नियम हैं, इनकी स्टडी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।